मैदोरो जो है वो बड़े एक इस वक्त एक बहुत उनका एक इम्पॉर्टेंट रोल बन गया। किसी शख्स के खिलाफ एक साजिश प्रॉपर बगावत नाकाम हुई हो कई दफ़ा, तो उसकी पोजीशन बड़ी अजीब हो जाती है। तो पिछले साल ये हुआ कि ये सऊदी अरेबिया भी आए और इन्होंने, क्योंकि ओपेक के अंदर और ऑयल के हवाले से इन्होंने मुलाकात की जो वली अहद हैं और वज़ीर आज़म हैं सऊदी अरेबिया के, मोहम्मद बिन सुलेमान से। फिर उसके बाद ये जब टर्की जा रहे थे तो कई नेटो के ममालिक ने इनको, इनके जहाज़ की वो एयर स्पेस बंद कर दी। मतलब मैंने आपसे कहा ना कि ये एयर स्पेस ही बंद हो गई, ये मार्सेडोनिया और इधर उधर आगे पीछे, तो ये बहरहाल जाके लैंड हुए टर्की के अंदर। तो वहाँ पे जो वेनेजुएला में जो हो रहा है ना, तो वेनेजुएला में आप इस तरह से समझें कि रशिया चाइना विज़ा वी अमेरिका या वेस्टर्न ब्लॉक, ठीक है, मोनरो डॉक्ट्रिन के वेस्टर्न हेमिस्फीयर से इधर किसी को नहीं आने देना। वो बहरहाल वो मोनरो डॉक्ट्रिन तो अजीब सही, उसका कोई वजूद नहीं है सच, लेकिन यह है कि ये बहरहाल ये वहाँ पे वहाँ के हंगामों को इस तनाजुर में देखा जाए। दूसरा जो मामला है वो है मामला जो ख़राब से ख़राबतर होता जा रहा है, वो होता जा रहा है गज़ा का। और गज़ा में मामलात इसलिए ख़राब हो रहे हैं कि अच्छा, कैमला हैरिस जो हैं वो अपने आप को इस मरहले पे सबसे बड़ा चैलेंज उनके सामने, एक तो डोमेस्टिकली तो जो है सो है, लेकिन जो फॉरेन पॉलिसी है उससे वो बिल्कुल अपने आप को बचा के आगे निकल नहीं सकती, ठीक है ना, क्योंकि हर जगह पे फॉरेन पॉलिसी जहाँ जाएंगी, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट भी तो है ना, तो प्रेसिडेंट बाइडेन तो लिमटक हो गए, पीछे चले गए। अब लोग सारे जो है वो कैमला हैरिस को देख रहे हैं कि भाई आगे अच्छा ये ट्रंप के मुतबादिल हैं तो ये ट्रंप के मुतबादिल हैं, अभी उनका टाकरा होना है दोनों का, अब कैसे आगे। तो कैमला हैरिस जो है उनको ऑलरेडी अच्छे खासे प्रॉब्लम्स मिले हैं। पहले तो उनको ये देखना है कि ये गज़ा, सबसे पहले गज़ा और यहाँ पे नेतन्याहू से कैसे निपटना है, और वो तो बड़ा सख्त बात कर गई नेतन्याहू के, बहुत सख्त स्टांस ले गई। लेकिन फिर ट्रंप ने देखा, अच्छा ट्रंप उससे पहले जो है ट्रंप साहब लगे हुए थे कि वो नेतन्याहू को रगड़ा लगाएंगे, लेकिन उन्होंने देखा कि कैमला हैरिस ने ज़्यादा लगा लिए तो नेतन्याहू की तरफ चले गए। अच्छा, अब इशू ये है, तो ये उसके नतीजे में ये हुआ कि वो पीछे जो इसराइल में मामलात हो गए, ख़राब हो गए। पहले तो वो दुरूज इलाके में गुलान की पहाड़ियों के ऊपर जो है वो वहाँ पे एक रॉकेट गिरा, जिसके बारे में हिजबुल्लाह ने कहा कि ये इनका अपना फॉल्स फ्लैग है या प्रोजेक्टाइल है। इसराइल ने कहा कि ये जो है ये हिजबुल्लाह ने यहाँ पे किया है। लेकिन दुरूज जो वहाँ पे मौजूद हैं वो दुरूज उन्होंने नेतन्याहू को भी धक्के मार मार के वहाँ से भगा दिया, और साथ उनके जो इंतहा पसंद जो गए थे दूसरे, उनको भी यहाँ से दाल फैन हो जाओ। और तुम्हें अभी याद आई हमारी, और साथ ही उनके जो दुरूज जो उनके मजहबी रहनुमा लीडर्स हैं, उन्होंने कहा कि हमारे नाम के ऊपर लिबनान से जंग नहीं छेड़ना, ये आज उनका स्टेटमेंट आ गया है। उन्होंने कहा क्योंकि वजह यह है कि हमारा जो दुरूज जो मसला के मज़हब है उसमें ये बात बड़ी वाज़ेह है कि हम इंतकाम नहीं लेते, हम बदला लेके, बदले में कत्ल नहीं करते, इंतकाम नहीं लेते। तो ये हमारी पॉलिसी है। तो चाहे आप हो या कोई दूसरा हो, हम ये बात जो है ये कुदरत पे छोड़ते हैं या जो भी। तो उन्होंने कहा कि हम ये हमारे नाम के ऊपर जंग ना छिड़ी जाए। अच्छा, वो थोड़ी सी मायूसी इसराइल को, इसराइल के हम करेंगे, हम ये गोलान की पहाड़ियाँ हमारी हैं फलाना। जब वो उनके पास नेशनलिटी भी नहीं है, जो मैंने पहले भी बात की थी, वो इसराइल की नेशनलिटी उनके पास नहीं है। वो अभी तक सीरियंस, अपने आप सीरियंस के वो कहते हैं, और जो बाढ़ लगी हुई है उसके पास जाते हैं। सीरिया की और इनके दरमियान एक बाढ़ लगी हुई है, ठीक है ना, इसी के ऊपर गोलान की पहाड़ियों पे, तो वो जाते हैं बाकायदा, दूसरी तरफ जो उनके अहले खाना है उनका आवाज़ लगाते हैं, बातचीत करते हैं। तो मतलब है कि वो ये 67 की वॉर के अंदर जो जब सीज़ फायर हुआ बाद में, और सारे तो वो ख़ानदान कुछ उधर रह गए कुछ इधर रह गए, दुरूज फैमिलीज हैं सारी, और दुरूज सबसे ज़्यादा सीरिया में। जो इसराइल के दुरूज हैं वो अलग हैं, वो जो है वो अपने आप को अरब नहीं कहते, अरब दुरूज नहीं कहते, ठीक है ना। ये जो दुरूज हैं, क्योंकि अरब एक तरह से एक वहाँ पे गाली सी करार दी जाती है, उसको बुरे नाम से पुकारा जाता है इसराइल में, अरब। अच्छा, ये अलग बात है कि अरब उनके साथ गुडी गुडी हैं, ये अलग बात है, लेकिन वहाँ इसराइल में जो है वो अरब जो है वो कोई अच्छा लफ्ज़ नहीं शुमार होता। अच्छा, अब इशू ये है सारा कि इसमें, इस पूरे मामले में एक तो एयरलाइंस बंद हुई हैं बहुत सारी, बैरूत
से, और आज ख़ास तौर पे बरतानिया ने कहा है अपने शहरियों को कि वो निकलें वहाँ से, लीव, जो काफ़ी संगीन मामला है कि बरतानिया, अच्छा बैरूत एयरपोर्ट वैसे खुला है, चल रहा है, फ़्लाइट्स आ रही हैं जा रही हैं सब कुछ, लेकिन ये है कि बिल्कुल वो हाई अलर्ट पे किसी। दूसरा मामला ये हुआ कि वहाँ पे उनकी 2 बेसेस हैं। अब 2 उनकी, ये अब देखें ना कि एक तरह से आप यूँ देखेंगे, एक तरफ आपको लगेगा जैसे खाना जंगी सी हो गई है वहाँ पे, खाना जंगी सी, खाना जंगी अंदरूनी और कोलैप्स हो गया है। इसराइल जो है ना एज ए रियासत बिल्कुल कोलैप्स हो चुका है। ये उनकी 2 मिलिट्री बेसिस हैं, एक का नाम है बेतलिद ये, और एक का नाम है सिदी तैमान। अब वहाँ पर ये हुआ, एक सेंट्रल इसराइल में और एक जो है वो साउथ इसराइल में। तो ये इनके फौजी अड्डे हैं 2, और ये वो अड्डे हैं जहाँ पे पकड़ के उन्होंने फ़लस्तीनी जो गज़ा से कैदी हैं जिनको गिरफ्तार करते हैं यहाँ रख देते हैं इलाके, यहाँ पे टॉर्चर हुआ, बहुत टॉर्चर हो रहा है, बहुत टॉर्चर, तस्वीरें भी आई, सब कुछ हुआ कि बहुत ज़्यादा टॉर्चर फ़लस्तीनियों पे हो रहा है। उसमें से एक डॉक्टर या किसी और को छोड़ा तो वो उसने जाके अपनी कहानी सुनाई बाहर जाके, तो उसके बाद ये हुआ कि वो कहते तहकीकात करो। अब तहकीकात फ़ौज ने शुरू कर दी। अब आप देखिए किस्सा, क्योंकि वहाँ पर उन्होंने तहकीकात शुरू कर दी। 9 जो रिज़र्व इसराइली फ़ौज के रिज़र्व थे उनको उन्होंने, फ़ौज ने खुद डिटेन कर लिया कि भाई हम तहकीकात करते हैं इनसे। अब जो इसराइल की गवर्नमेंट के इंतहा पसंद वज़ीर हैं वो अपने हामियों को लेके उन्होंने उन फ़ौजी बेसिस के ऊपर हमला कर दिया जहाँ पे उनसे तहकीकात हो रही थी कि तुमने फ़लस्तीनियों पे तशद्दुद क्यों किया है। तो अब वहाँ, यानी आप ज़रा तसव्वुर करें कि फ़ौज ने, अब तो जुल्म तो कितना हुआ है छोड़ दें, मगर वो एक चूँकि केस सामने आ गया तो फ़ौज ने कहा हम ये 9 लोगों को डिटेन करके अपने फ़ौजियों को इनसे तहकीकात करते हैं कि भाई तुमने क्यों जुल्म किया है। मतलब 40,000 लोग शहीद हो चुके हैं, वो एक फ़ौजी से तहकीकात शुरू की तो टॉर्चर क्यों किया है 9 फ़ौजियों से। उसके बाद इंतहा पसंदों ने अपनी ही फ़ौजी बेसिस पर हमला कर दिया, और हमला करने के बाद उन्होंने वो एक हंगामा, वो अभी तक जारी है हंगामे, वो घुस गए फ़ौजी बेसिस में, घुस गए कि तुमने ये फ़लस्तीनियों पे जो टॉर्चर हो रहा था उसके इल्ज़ाम में फ़ौजियों को क्यों पकड़ा है। अच्छा, उसमें उनके जो है ये बेन गवीर और ये सारे उनके वज़ीर ख़ज़ा, यानी तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, टॉर्चर हो रहा था, सही हो रहा था, तुमने कैसे फ़ौज के साथ फ़ौजियों से तहकीकात शुरू की। अब एक हंगामा हो गया वहाँ पे जनाब 2 बेसिस में, और वो 2 बेसिस से वो कह रहे हैं कि यहाँ से छुड़ाएंगे, और एक मारा मारी अंदर अफरा तफरी जारी है। अच्छा, अब इसी में जो है ये मैं 15 स्लाइड यहाँ पे कोट कर देता हूँ ताकि ये अंदाज़ा हो कि ये इसको देखें आप, तो आपको अंदाज़ा होगा कि जो इसराइल की डिफेंस फोर्सेज हैं, ट्रूप्स पहुँच गई हैं, वेयर वायलेंट मॉब प्रोटेस्ट अरेस्ट ऑफ सोल्जर्स फॉर अब्यूज। ये खुद ही आप ड्रामा देखें ना, अपने ही लोगों के राइट विंग प्रोटेस्टर्स कूद गए, ठीक है ना, 9 रिजर्विस्ट को पकड़ा गया था अपने ही जगहों पे। 2 अजीब मतलब लेकिन इसमें जो इशू है वो ये है कि हिजबुल्लाह की तरफ से अब लेबनान से पीछे हट गए। वह होने को तो जंग छिड़ सकती है, लेकिन लेबनान जो है, एक तो ये है कि जो रजब तैयब एर्दोगन है उन्होंने कहा कि हम अपनी फ़ौजें उतार देंगे। फ़ौजें वो उतारेंगे लेबनान में, अभी तक जो कैलकुलेशंस हैं वो गज़ा नहीं होता, वो लेबनान उतारेंगे फ़ौजें अपनी, ये जो तैयब एर्दोगन। और दूसरा, तैयब एर्दोगन थोड़े से नाराज़ हुए महमूद अब्बास से। महमूद अब्बास से नाराज़ इसलिए हो गए फ़लस्तीनी अथॉरिटी के कि नेतन्याहू ने वहाँ कांग्रेस से स्पीच की, तो रजब तैयब एर्दोगन जो हैं उन्होंने महमूद अब्बास से कहा कि आप आके हमारी पार्लियामेंट से ख़िताब करें, यानी तुर्क पार्लियामेंट से ख़िताब करें महमूद अब्बास साहब ने जवाब नहीं दिया। उसके ऊपर तैयब एर्दोगन ने पब्लिकली उनको कहा कि भाई ये अपॉलॉजी, ये मैं यहाँ कोट कर रहा हूँ 18 स्लाइड, क्योंकि जो हमास है, जो फ़लस्तीनी अथॉरिटी है वो समझती है कि हमास ज़्यादा करीब है, और ये डेली सबा को भी हम कोट कर देते हैं, तो वो ये समझते हैं कि शायद हमास ज़्यादा करीब है, यानी फ़लस्तीनी अथॉरिटी ये समझती है। तो इन्होंने कहा कि पब्लिकली, और अगर 17 स्लाइड दिखाएं डेली सबा, उसमें भी यही है कि उन्होंने महमूद अब्बास से कहा कि पब्लिक अपॉलॉजी करो, कि पार्लियामेंट से नप के, तो पार्लियामेंट में आने से इनकार कर दिया। उधर से जनाब शोर हो गया कि भाई तैयब एर्दोगन ने कहा है कि तुर्क पार्लियामेंट से खिताब करो, और महमूद अब्बास के बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, लेकिन चूंकि हालिया दिनों में हमास ज़्यादा करीब हो गई है, तो और फिर वो चाइना ने कहा है कि सब बैठ जाओ, तो थोड़े से वो ज़ाहिर है महमूद। बहरहाल उनका मामला आज हल हुआ, और ये 19 स्लाइड हम कोट कर देते हैं कि आज उनकी जो वहाँ पे जो हुक्मरान जमात है टर्की की, उन्होंने कहा कि अब्बास प्लानिंग विजिट टू टर्की। अब वो अपनी तारीख के मुताबिक वो आएंगे, लेकिन वो बीमार थे, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन
तैयब एर्दोगन जो है उन्होंने बिल्कुल पब्लिकली उन्होंने स्नैप किया और उन्होंने कहा कि पब्लिक अपॉलोजी करो इस पे कि हमने तुम्हें बुलाया है और तुम नहीं आए यहाँ पे, तो महमूद अब्बास तो अफोर्ड ही नहीं कर सकते टर्की का इस वक्त, तो वो हटे हुए। अच्छा, ख़ास तौर पे ये उससे तो हो रहा है जब वहाँ ईरान के नए सदर ने आज हलफ उठाया, 88 ममालिक के वहाँ नुमाइंदे मौजूद थे, जिसमें पाकिस्तान से इसहाक डार साहब गए हुए थे, वज़ीर ख़जाना और जो नए वज़ीर आज़म है, लेकिन वहाँ पर इस्माइल हानिया भी थे और वहाँ पे इस्लामी जिहाद भी था उनके भी, मतलब वहाँ पर आर्मीनिया और जॉर्जिया और 88 ममालिक की नुमाइंदगी थी वहाँ पे जी। तो अब इस पूरी सूरत हाल में जो है वो और नए जो प्रेसिडेंट ने आज कंप्लीट, जाहिर है कि वो पार्लियामेंट के सामने, पार्लियामेंट मौजूद थी, उन्होंने अपना हलफ उठाया और उसके बाद जो है वो थोड़ा सा जो इसराइल है उसने कहा कि हम हमला तो करेंगे इस पे, लेकिन वक्त का चुनाव कैसे करेंगे, लिबनान से कैसे जंग छिड़ेंगे, क्या होगा ये हम खुद करेंगे। और साथ ही यहाँ पे हुतीस तैयार हो रहे हैं, इजिप्ट पहले बात कर चुका है, लेकिन टर्की ने तो लंबी चौड़ी बात ही नहीं की ना, टर्की ने फ़ौज भेज देंगे। अब फ़ौज, सवाल ये है कि वो, अच्छा फिर इन्होंने आगे से, इसराइल ने आज मुतालबा किया है नेटो मुल्कों से कि टर्की का, आप टर्की को रोकें। किसी एक नेटो मुल्क ने टर्की के खिलाफ बात नहीं की, किसी एक नेटो मुल्क ने टर्की के खिलाफ बात नहीं की, क्योंकि नेटो के अक्सर ममालिक तो ये कह रहे हैं कि हम दो रियासती हल की तरफ जाना चाहिए, वो नेतन्याहू को कोस रहे हैं, तो उन्होंने भी खामोशी इख्तियार की।